दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम भारत के महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। तो उत्तर है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है और ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर महान्यायवादी को ऑप्शन बी। दोस्तों, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के पालन के क्रम में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सही उत्तर है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। दोस्तों, आप जान लीजिए भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर केंद्र सरकार की बात नहीं बल्कि राज्य सरकार की बात हो रही है। महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय अभिकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर एडवोकेट जनरल। दोस्तों, आप जान लीजिए कि एडवोकेट जनरल या जिसको हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, ये राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और अनुच्छेद 165(2) आर्टिकल 165(2) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति 165(1) में दिया गया है। तो जान लीजिए केंद्र में जिस तरह से अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, उसी प्रकार राज्य में जो है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता ये राज्य सरकार को परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ऑप्शन है सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। तो सही उत्तर कानूनी सलाहकार ऑप्शन सी। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों और कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं।
अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के विषय में जो कुछ 4 कथन दिए गए हैं उन कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल सही। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, सही नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल महान्यायवादी के संबंध में इन चारों कथनों में से कथन 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसके उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपना मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और अनुच्छेद 76(4) के अनुसार दोस्तों महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। कथन 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 2 कथन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कथन है महान्यायवादी के संबंध में और इनके आधार पर, इन कथनों के आधार पर कूट दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, बिल्कुल सही है। और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो ये आपका सही नहीं है। केवल और केवल कथन 1 आपका सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76(1) 76(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, न कि संसद। तो केवल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 कथन दिए गए हैं आपके और आपको इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से सही कथन होंगे। प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार है कि किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले। लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वो मत देने का हकदार नहीं होगा, तो वो मतदान नहीं कर सकता है। इसलिए कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनके आधार पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं कोड के आधार पर। पहला है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये सही नहीं है। दूसरा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सहकारी अधिकारिता होती है, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? न तो 1 और ना ही 2। कैसे? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो कथन 1 आपका गलत हो जाएगा। और दूसरे कथन में सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल और अपीली होती है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो न तो कथन 1 सही होगा और ना ही कथन 2। तो इस प्रश्न में कथन 1 और 2 दोनों आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों देखिए,
भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आसान सा प्रश्न है, आप जान लीजिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी जिसको सीएजी कहते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148(1) में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सबसे पहले किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। दोस्तों, अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का ऑडिट या लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर संविधान द्वारा। और आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस पद का यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का जो वर्णन है वो संविधान में मूल रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है 6 वर्ष होता है। कई सारे पद जो हैं अधिकतर 5 वर्ष वाले होते हैं, लेकिन आप देखिए कि संसद ने सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और या फिर वो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तरह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर संसद यानी पार्लियामेंट। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। इसलिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दोस्तों, भारत का सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य निर्धारित करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो उत्तर है लोक लेखा समिति यानी PAC का।
दोस्तों याद रखिएगा, लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं। तो इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया गया और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ऑप्शन है 1975, 1977, 1976 या 1981। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1976, 1976। दोस्तों 1976 में सीएजी के कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया है। अगला प्रश्न, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसद या मंत्रिपरिषद को? तो सही उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों की लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, इसलिए उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर है लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका ये कर्तव्य होगा कि वो ये देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के किस क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं? तो आप जान लीजिए, अगस्त 2020 में दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये 14वें भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं, याद रखिएगा। और उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। बाद में इन्हें 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन ये लोक वित्त के वित्तीय कार्यकलापों में शामिल नहीं है। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? आपको बताना है। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सीएजी का कार्य है। दूसरा है आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सीएजी का कार्य है। इसके अलावा सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये आप जान लीजिए कि ये सीएजी का कार्य है। और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये सीएजी का कार्य नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करते, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी जो है ये नियंत्रक और लेखा परीक्षक के कार्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? आपको बताना है। भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण,
ये कार्य है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे, ये नहीं है। राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन बी जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुरूप है, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो यानी भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है बल्कि औचित्य भी है, बिल्कुल सही। और कारण है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।